बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की पहल पर बुलाई गई अपोजिशन पार्टियों की बैठक खत्म हो गई और बैठक में कई बड़ी सियासी पार्टियों ने शिरकत नहीं की। महाराष्ट्र में कांग्रेस की मुआविन जमात शिवसेना ने इस मीटिंग से दूरी बनाए रखी। वेस्ट बंगाल से टीएमसी, यूपी से समाजवादी पार्टी और बीएसपी, तमिलनाडु से डीएमके का कोई भी नुमाइंदा इस मीटिंग में नहीं पहुंचा। आम आदमी पार्टी ने तो इस मीटिंग के बारे में कोई जानकारी होने से ही साफ इनकार कर दिया। बैठक में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के पास होने के बाद तालीमी इदारों में हुए पुरतशद्दुद मुजाहरों पर चर्चा की गई। साथ ही मुल्क में इक्तिसादी मंदी, जो आर्थिक मंदी चल रही है, उसके हालात पर भी बात हुई। मीटिंग की सदारत कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने की। इस मौके पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, एनसीपी सदर शरद पवार, सीपीआई के डी राजा, आरएलडी के अजीत सिंह शामिल हुए। लेकिन जिस तरह ममता, माया, अखिलेश ने कांग्रेस की कयादत में आने से दूरी बनाई है, वो साफ बताता है कि सीएए पर यूनाइटेड दिखने की कोशिश बेकार थी और ये आईन बचाने की नहीं, अपना अपना वोट बैंक बचाने की होड़ है। अब हालात ये हैं कि सीएए पर सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। हालांकि मीटिंग खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को फूट डालने वाली हुकूमत बताकर घेरने की कोशिश की। कहा सरकार लोगों की आवाज दबा रही है, लेकिन खबर यह भी है कि अपोजिशन की कई पार्टियां कांग्रेस की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। यहां समाजवादी पार्टी लीडरान ने कांग्रेस नेताओं का फोन तक नहीं उठाया। मतलब यह है कि क्या अपोजिशन के इत्तेहाद के सारे गुब्बारे फूट चुके हैं? इसको इस तरह से समझने की कोशिश करना है। आपको याद होगा कर्नाटक में जब कुमारस्वामी हलफ ले रहे थे, उस वक्त एक स्टेज पर 17 जमातें थीं। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ये अहद लिया था कि मोदी हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन 2019 के आम इंतखाबात में ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद ये तमाम सियासी जमातें अलग अलग हैं। सीए आने के बाद ऐसा लगा, सीए के बाद फिर जिस तरह के मुजाहरे हो रहे थे कि ये लोग साथ आएंगे लोगों को लेकर के, लेकिन सब अपने अपने रास्ते चलते नजर आ रहे हैं। सबको अपना अपना वोट बैंक चाहिए और खौफ इस बात का कि कोई किसी के वोट बैंक में सेंधमारी न कर जाए। जरा रद्द-ए-अमल सुनिए। काफी अच्छी मीटिंग हुई और मेन बात यह हुई कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो बेरोजगारी की सिचुएशन है, उससे देश में युवाओं में गुस्सा है, डर है, क्योंकि उनको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार का काम देश को विजन देने का होता है, रास्ता दिखाने का होता है। इस काम करने में सरकार बिल्कुल फेल हो गई है और इसीलिए यूनिवर्सिटीज में, युवाओं में, किसानों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसको एड्रेस करने के बजाय नरेंद्र मोदी जी देश को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कि जनता का ध्यान बेकारी और बेरोजगारी की तरफ न जाए, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ न जाए, किसान जो सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी तरफ न जाए, लोग सड़कों पे न आए महंगाई के लिए, जिस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस की महंगाई और खाने पीने की चीज़ों की महंगाई है। तो इसलिए लोगों को उन्होंने काम दिया है, दो तरीके का काम दिया है। एक काम तो देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम, और दूसरा कोई न कोई विवादित कानून लाओ, बिल लाओ, जिसमें लोग आपस में ही झगड़ते रहें, लड़ते रहें और उनका ध्यान असली मुद्दों की तरफ नहीं जाए। They brought in the Citizenship Amendment Act, and without even proper parliamentary procedures, this was adopted by the tyrannical use of their electoral majority. And this was now notified also as an act. The notification has also come. Along with this, the issue of the NRC, whatever the Prime Minister may be saying now that they didn't discuss, in the Parliament, the Union Home Minister, while piloting the CAA, had said that this will be followed up by the NRC.
And they had said that the NPR will be the basis on which the NRC will be enumerated. So it is very clear that the CAA, NRC, NPR is a single package. And that single package, we believe, is not only anti-constitutional, it's just not unconstitutional, it's anti-constitutional by linking religion with citizenship. But it is basically targeting the poor, the marginalized, the SC/STs, and these sections who will be harassed for production of documents, apart from specifically targeting the minorities, religious minorities and linguistic minorities. कांग्रेस के अलावे प्रमुख पार्टियां इस बैठक में नहीं गई थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आग्रह पर। न तो बीएसपी थी, न सपा थी, न आम आदमी पार्टी थी, न ममता जी की टीएमसी थी। तो विपक्षी एकता की हवा तो पहले ही उड़ गई। जिस पाकिस्तान ने अपने यहां के माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों को सबसे अधिक प्रताड़ित किया है, सबसे अधिक विक्टिमाइज किया है, उसके सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए थी। लेकिन आज सोनिया जी, राहुल जी मोदी जी की सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान बहुत खुश होगा। और भाजपा की ओर से हम सोनिया जी और राहुल जी को पाकिस्तान को प्रसन्न करने के लिए बधाई देना चाहते हैं। तो हमारे 5 सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा चलेगी। पहले मैं 5 सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर बात करते हैं अपने मौजूद मेहमानों से भी आपको मिलवाता हूं। पहला सवाल है कि पहले मुल्क में फसाद, अब अपोजिशन में तजाद क्यों? ये बड़ा सवाल है। और दूसरा, क्या सीए पर अपोजिशन की अपनी ढपली अपना राग है? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस की वजह से अपोजिशन एक नहीं हो पा रहा है? यह भी एक बड़ी बात है। यूपी से लेकर वेस्ट बंगाल तक, ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश, मायावती तक क्यों सब कांग्रेस से नाराज हैं? इस पर भी बात होनी चाहिए। चौथा सवाल, तालीमी इदारों में मुजाहरों में कौन कर रहा है सियासत? और पांचवा सवाल, मुसलमानों को शहरियत पर कंफ्यूजन क्यों? इसको मैं बार बार उठाता रहता हूं ताकि हमारे मौजूद मेहमान यहां से इस प्लेटफॉर्म से चीजों को साफ करें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको दूर किया जाए, और अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है तो वो भी उजागर हो। मेरे साथ बहुत जी, और एक मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा जिसका भी मैंने जिक्र किया था। कर्नाटक की कुमार स्वामी की हलफबरदारी तकरीब देखिए, शपथ ग्रहण समारोह। जब ये वो तमाम लोग थे, ऐसा लग रहा था कि ये वो ताकत बन रही है कि जो मोदी हुकूमत को, यानी 2019 के आम इंतखाबात से पहले कड़ी टक्कर देगी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सख्त मुकाबले में लेकर आएगी। लेकिन हश्र आपने देखा, और आज आपने देखा इस मुद्दे के वक्त भी लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह गुब्बारा भी कुछ ही दिनों में फूट गया। ये वो तस्वीर है, मैंने कहा आपको दिखा दूं। अब मैं अपने मेहमानों का आपसे परिचय करवाना चाहूंगा, मुखातिब कराना चाहूंगा। अनिल गर्ग साहब मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सियासी तज्जियाकार हैं, सर खैर मकदम है। राकेश कपूर जी मेरे साथ, सीनियर सहाफ़ी, देश के जाने माने सहाफ़ियों में से एक राकेश कपूर जी। सर, मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सैयद यासिर जिलानी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, अभी अभी शाहीन बाग से चले आ रहे हैं, वहां पर लोगों को समझाने के लिए गए थे हुकूमत की तरफ से। और इस वक्त मेरे साथ माफ कीजिएगा, विजय कौशिक जी हैं। विजय कौशिक जी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उनके तर्जुमान हैं। तो बात की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले अनिल गर्ग जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक सवाल का मेरे जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सीताराम येचुरी कह रहे थे कि ये सीए जो है गैर आईनी तरीके से हुकूमत ने पास करा लिया संसद से। जब संसद से कोई चीज पास हो गई तो क्या वो गैर आईनी, असंवैधानिक कही जाएगी? देखिए, दो बातें हैं। एक तो संसद ही संविधान बनाती है, ये पता नहीं सीताराम येचुरी जी क्यों भूल जाते हैं। यानी संविधान का जो भी मसौदा है जो पास हुआ था, उसमें अगर कोई बदलाव करने का अधिकार है वो संसद को है, और पूरे संवैधानिक रूप से ये संसद में पेश हुआ, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और दोनों में बहुमत से पास हुआ। अब सीताराम येचुरी जी संवैधानिक किसको मानते हैं, संवैधानिक किसको मानते हैं, मुझे लगता है उनकी परिभाषा अलग है। दूसरी बात यह है, अगर उनको लगता है कि ये गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, तो क्यों नहीं वो सर्वोच्च न्यायालय में इसको चैलेंज कर देते? अब हमारे यहाँ सिस्टम है ना, कोई भी चीज़ उनको लगता है कि गलत हो रही है तो उसका न्यायालय फैसला करेगा। दिक्कत यहाँ पे ये है इमरान जी कि सब लोग अपनी अपनी तरीके से इसको विवेचना करते हैं।
आप ये देखिए लेफ्ट के लोग जो ममता जी के साथ यहाँ आके जो बात करते हैं, बंगाल में जाके बात नहीं करते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सियासी मजबूरी है। अभी ममता ने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जाने से मना कर दिया, वो कहती मेरा सीएए का विरोध अलग है और उनका विरोध अलग है। आप मुझे बताइए, अगर विरोध ही है तो अलग अलग विरोध कैसे हो सकता है? ये सिर्फ जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। नागरिकता देने का जो बिल आया है, इसमें कहीं किसी को कोई समस्या नहीं है। 2 छोटे छोटे अमेंडमेंट है, मैं 1 सेकंड और लूंगा आपका। 1955 में जो बिल आया था और जो इसमें पहले कई बार इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं। 86 में अमेंडमेंट हुआ, 92 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ, अब 2019 में हुआ। 2019 में जो अमेंडमेंट आया, इसमें सिर्फ 2 बदलाव हैं। एक बदलाव ये है कि जो हमारे 3 मुल्कों से धर्म के आधार पर जो प्रताड़ित हो गए 6 श्रेणियों के लोग जो आए हैं, उनको भारत में जो आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 तक, इसको भी आप नोट करना चाहिए। वो बार बार कहते हैं कि हम पाकिस्तान से उनसे सब लोगों को बुला लेंगे नहीं होता। 2014 31 दिसंबर तक जो आ चुके हैं, यानी 31 दिसंबर 2014, आज से 5 साल पहले जो आ चुके हैं, ये बिल उनको एक सुविधा प्रदान करता है कि आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा एक और अमेंडमेंट छोटा सा है, जो पहले अवधि 11 साल थी उसको घटा के 5 साल कर दिया, नहीं जो कट डेट मैंने आपको बताई। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए, मान लो मुसलमानों की बात होती है बार बार, जो मुसलमान भी यहाँ पे आकर शरण मांग रहे हैं, उनके लिए भी प्रावधान अभी इस बिल में है, वो इस बिल के तहत मांग सकते हैं, लेकिन इस अमेंडमेंट में उनका जिक्र नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बड़ा कंफ्यूजन है ना, उसको लेकर मैं आ रहा हूं अभी आपके पास, जिसको लेकर मुजाहरे हो रहे हैं। अनिल गर्ग जी, इतना भी आसान नहीं है जैसा कि आप समझाते हैं ना। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं राकेश जी आपके पास जाना चाहता हूं। ये अपोजिशन का सीएए का विरोध, उसकी मुखालफत है या फिर वोट बैंक की सियासत है? और जब वोट बैंक में सेंधमारी दिखती है एक दूसरे की तरफ से, तो वहां पर भी अब ये लोग भागने लगे एक दूसरे से, क्या ऐसा है सर? देखिए इमरान भाई, दोनों ही चीजें हैं। चूंकि आपने जिन पार्टियों का नाम गिनाया, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे एसपी हो या चाहे बीएसपी हो, ये सब जो हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इनका ऑल इंडिया लेवल पे इनका वजूद नहीं है। और इन्होंने जो कांग्रेस ने जो सम्मेलन बुलाया था, उसमें ना आकर के ये पूरे मुल्क को ये संदेश दिया है कि हमें कांग्रेस की क़यादत में इसका विरोध स्वीकार नहीं है। हम मतलब ये तो साफ होता है नंबर एक तो ये, और दूसरे ये, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, ये सभी पार्टियां सीएए का या जो संशोधित नागरिकता कानून है उसका विरोध कर रही हैं और पुरजोर तरीके से कर रही हैं। तो इनके विरोध में कोई जो है वो फर्क नहीं है, लेकिन कांग्रेस की कयादत में ये नहीं करना चाहते हैं, ये अपने अपने लेवल पे करना चाहते हैं। उसकी वजह है, मतलब इन सब के कभी भी एक ना होने की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस है। इसकी ममता बनर्जी कहती है कांग्रेस ने लेफ्ट वालों के साथ मिलकर जब भारत बंद था वेस्ट बंगाल में खूब दंगा कराया, खूब तशद्दुद कराया। ये ममता बनर्जी कह रही है, हम नहीं कह रहे। मायावती कह रही है कि राजस्थान में आपने हमारे लोगों को तोड़ लिया, अब क्या हमें एक सीट पर आप बिठा करके हमसे बात करेंगे? हम कतई नहीं आएंगे। ये हालात देखिए, मायावती और समाजवादी पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, तो इनको मैं ज्यादा जो वो तवज्जो इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि इनका वजूद जो है वो बीजेपी के वजूद पे डिपेंड करता है। जब तक वहाँ बीजेपी है तब तक ये पार्टियां हैं, और जिस दिन बीजेपी यूपी में नीचे जाने लगेगी, ये पार्टियां भी नीचे जाने लगेंगी। तो इनका जो मसला वो दूसरा लेकिन उनको प्रियंका गांधी की मेहनत उत्तर प्रदेश में नहीं सुहारी ना सर, इसलिए तो उन्होंने दूरी बना ली, कहीं वो कांग्रेस ही उनको ना खा जाए। नहीं, देखिए जो भी ये देखिए, ये मसला 2 है। एक तो मसला है आईनी मसला है, एक संवैधानिक मसला है, एक पॉलिटिकल मसला है। इस पे आपको कमलनाथ की बात पे ध्यान देना चाहिए, और जो साबिक सदर जमहूरिया हैं प्रणब मुखर्जी साहब, उनकी बात पे ध्यान देना चाहिए। हिंदुस्तान में 52 के इलेक्शन के बाद से अभी तक कोई भी सियासी पार्टी ऐसी नहीं है जो 50% से ज़्यादा वोट लेख हासिल करके और अक्सरियत में बैठी हो, मरकजी सरकार जिसने बनाई हो। जो हमारा जो सिस्टम है वो है फर्स्ट पास द पोस्ट, माने इंडिविजुअल मेजोरिटी पर, यानी 20 आदमी खड़े हैं, उसमें से एक आदमी के अगर जो है वो 30% वोट आ गए तो वो जीत जाएगा। इसका मतलब 70% तो उसके खिलाफ थे। तो हमें यही प्रणब मुखर्जी ने यही बात याद दिलाई थी कि जो अक्सरियत है, जो इस सिस्टम में अक्सरियत है, वो सरकार बनाने के लिए तो है, संविधान में सरकार बनाने के लिए तो है, लेकिन सरकार चलाने के लिए आपको जो लोग
अकलियत में रह गए हैं उनसे भी आप सलाह मशवरा करें। इसीलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज नॉट द डिक्टेटरशिप ऑफ मेजोरिटी, इट इज द डायरेक्टरशिप ऑफ मेजोरिटी। ये मेजोरिटी के डायरेक्शन में चलता है काम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग अकलियत में हैं उनका कोई वजूद नहीं है या उनकी कोई आवाज नहीं है। अगर आप देखें तो लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को 37.36% वोट मिले, एनडीए को 45% वोट मिले, 55% वोट कहाँ गए? खिलाफ में गए ना। तो जो जो सड़कों पे कोहराम बचा है, तो सर इसका ये लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है, बिल्कुल देता है इसकी इजाजत, कोई शक और नहीं है, कोई एतराज भी नहीं है। लेकिन अपोजिशन लोगों को नहीं जोड़ पाया ना, जिसके लिए सवाल आया था, जो बातें वो कह रहा था। अगर कंफ्यूजन क्रिएट किया है तो आखिरी तक क़यादत करें ना। अगर आपने कंफ्यूजन ही क्रिएट किया है, उनको समझा चुके हैं अगर आप, तो उनकी क़यादत करें साथ में मिलकर के। बड़ा सवाल तो यही है ना। लेकिन आप अभी बीच में ही आप जो है हट रहे हैं, एक दूसरे से खार खा रहे हैं, ये कैसे देखें? इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है हमारे अंदर, हमारे देश में, ये तो एक दूसरे से खार खाने का ही है, एक दूसरे को हराने का ही है। इसलिए जो ये क्षेत्रीय पार्टियां, ये आपने बड़ी बात कही। मैं यासिर जिलानी साहब इसी बात को लेकर आपके पास पहले अपना हित, क्योंकि आपके एनडीए में भी इस मामले को लेकर के कोई बहुत ज्यादा एकता नहीं है। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है एनआरसी होने नहीं दूंगा। सीए को लेकर के भी उनका रुख आप जानते हैं क्या है, किस तरह का है। तो आप अपने लोगों को भी नहीं समझा पा रहे हैं, दूसरों को देखकर हंस सकते हैं, लेकिन हालात वहां भी अच्छे नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार अभी उनका क्या मूव है उस पर हम लोग, आज की डिबेट नहीं है। आज की डिबेट आपने जो विपक्ष के लोगों के अंदर बिखराव है, उस बिखराव पे रखिए। जिस दिन नीतीश कुमार को लेकर चर्चा आप करेंगे, जरूर उस पर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और उसका जवाब देंगे। एनडीए भी डिवाइडेड। जी नहीं, अब आप मानिए ना। देखिए, आप कह रहे हैं, आप क्योंकि सहाफत बहुत अच्छी करते हैं और आपके सवाल भी अच्छे आते हैं, तो आपका सवाल करने का हक है और मेरा जवाब देने का। लेकिन जिस मुद्दे पे इस वक्त मैं आपके साथ बैठा हूँ, वो मुद्दा है विपक्ष के बिखराव का। उसका रीज़न आप समझ सकते हैं कि जो अभी कपूर साहब ने भी बहुत शानदार तरीके से बताया कि जो क्षेत्रीय दल हैं, ख़ास करके बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आरएलएसपी और दूसरे और भी जो लोग दिखाई दे रहे हैं, अजीत सिंह की पार्टी का कहीं कोई वजूद नहीं दिखता है, जो विरोध में साथ खड़े हुए दिखते हैं। कभी आपने अपने रिसर्च में दिखाया पैकेज के अंदर, जब कुमारस्वामी का ओथ सेरेमनी था तो ये किस तरह से इकट्ठे हुए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे बिखर गए। देखिए, हर आदमी को इनके यहाँ ये डर है, कहीं हमारे वोट बैंक की सेंधमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं हम पे कांग्रेस हावी तो नहीं हो जाएगी। कौन सा वोट बैंक? अगर मैं बिल्खुसूस बात करूं तो क्या मुसलमान? नहीं, सुन लीजिए। अब देखिए, आप कह रहे हैं, हो सकता है बिल्कुल, हाँ, वोट बैंक जब आप जोर देके कह रहे हैं, बिल्कुल। देखिए, सड़कों पर देखिए कौन है, नहीं, सड़कों पर एक तबका बड़ी तादाद में है ना। जी। हाँ, तो उनको देखिए ना, अब अपोजिशन की जो पार्टियां हैं, उनको सीएए को लेके जिस तरीके से वो सारी बातें करते हैं, उनके नारे सुन लीजिए। वो कहते हैं कि हमें संविधान को बचाना है भारत के, हम आईन और दस्तूर को ठीक करने के लिए रोड पे निकले हैं, हमने अपने काम को इसलिए बंद करा है कि दस्तूर को ठीक करेंगे। लेकिन उनसे कहिए कि आर्टिकल 14 से 24 तक पढ़ें। मैं तो सबकी बात करता हूं, वो आर्टिकल 14 का हवाला देते हैं, लेकिन सीएए पे जब आप बात करेंगे तो उस बात को खत्म करके वो कहते हैं भारत में भुखमरी हो रही है, भारत के अंदर बेरोजगारी है। आप एक छात्र संगठन के आंदोलन को अपने कंधे पे लेके पूरे भारत के अंदर अराजकता का माहौल बना दिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इस वक्त हालत ये है, कश्मीर इसलिए नहीं वहां पे बहुत ज्यादा मुजाहरा दिख रहा है क्योंकि वहां पे अभी थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। लेकिन आप बताइए कि आज भी जामिया कैंपस के अंदर, शाहीन बाग के अंदर, जेएनयू के अंदर, जो पिछले हमने 70-80 घंटों में जो सारी चीजें देखी हैं, उसमें लड़ाई किस बात की है? छात्रों की है। कोई अपने फीस की बढ़ोतरी के ऊपर आंदोलन कर रहा है, कोई अपने कैंपस में अपने वाइस चांसलर का क्या रवैया है छात्राओं के साथ, उसको लेके। लेकिन आप जब उन्हीं छात्राओं के बीच में उतरेंगे तो वो बहुत सारी बातें सिर्फ उन्हीं लोगों को ला के सामने रख देते हैं, जिससे एक पूरा का पूरा तबका जो है वो इस वक्त भ्रमित है। वो भ्रमित क्यों है, मैं आपको सिंपल तरीके में बताऊं। उन्हें भारत के प्रधानमंत्री पसंद नहीं आते, उन्हें जो मौजूदा हुकूमत है उन्हें पसंद नहीं आती, उन्हें रास नहीं आती, उन्हें वो अपने आंदोलन से गालियां देते हैं, उन्हें वो धमकियां देते हैं और फिर कहते हैं कि हम आईन और दस्तूर को ठीक करने के लिए निकले हैं। आप बताइए कि सीएए को हमारे अभी दोनों पैनलिस्ट ने, पहले पैनलिस्ट ने भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि जो
इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहाँ के जो प्रताड़ना और उत्पीड़न के शिकार जो लोग आ रहे हैं, जिसमें 6 कैटेगरी है, जिसमें तमाम चीजें 1955 से लेके और आप दोनों के पास फिर मैं वही सवाल लेकर आऊंगा यहाँ से, जिलानी जी। साहब, जिसको लेकर लोग सड़कों पर हैं, मैं वो क्लियर अपने प्लेटफॉर्म से करवाता रहता हूँ और सरकार से जुड़े लोग करें तो अच्छी बात है। पर जरा विजय जी के पास चला जाऊं, फिर आ रहा हूं। विजय जी, ना माया मिली कांग्रेस को, ना ममता मिली, पहले देश में दंगा, फिर विपक्ष में आपस में पंगा, कैसे हम देखें? और ये संविधान बचाने की लड़ाई है या अपना वोट बैंक बचाने की अपोजिशन की लड़ाई है कांग्रेस की? और ये कांग्रेस से इतना भागते क्यों हैं अपोजिशन के लोग, बाकी सियासी जमातें? क्या डर है कांग्रेस से? इमरान जी, आपने माया की बात की, तो भाजपा माया के चक्कर में पड़ी हुई है। यही कारण है कि देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। दूसरी बात, ये विपक्ष की एकता और दूसरी बातें करते हैं। मैं ये कहता हूं, एनडीए की तरफ ये देखते ही नहीं, अपने घर में देखते नहीं है और दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। आप ये देखिए, झारखंड चुनाव की बात हो, वहां एनडीए के जो घटक दल जो सरकार में हैं वो अलग अलग वहां पर चुनाव लड़े, तो ये सब अपनी विचारधारा और दूसरे मुद्दे अलग हैं। बहरहाल कांग्रेस ने जो बैठक बुलाई थी वो देश के हित में बुलाई थी। अब जिसको आना चाहे आए, जिसको ना आना चाहे जो ना आए। इसमें कांग्रेस ने कब कहा कि भी ये कंपलसरी है? लेकिन यहाँ उन्होंने तो इसके कहा अलावा ना, देखिए, सुनिए सर, उन्होंने तो कहा ना कि कांग्रेस को हम इसलिए नहीं पसंद करते। ममता ने क्या कहा? इसी कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ अभी भारत बंद हुआ था वेस्ट बंगाल में, तो बड़े उधम करवाए, दंगे करवाए, तशद्दुद करवाया, मैंने कहा ना कि हर मुद्दे पर क्या इल्जाम लगा रही मायावती? राजस्थान में हमारे विधायकों को तोड़ा, जबकि हमने बाहर से समर्थन किया था, सपोर्ट किया था, बावजूद इसके तोड़ा। ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। उद्धव ठाकरे जिनके साथ अभी आपने हाल ही में सरकार बनाई है शिवसेना के साथ में, उन्होंने कहा जी हमें तो बुलाया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। एक एक करके इस बात का जवाब दे देता हूं। जिनको लेकर के कभी आप साथ चलने का सोचते थे, उन्होंने कहा हमें इनके साथ जाना नहीं है। हालात आपकी है। नहीं, अभी देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने क्या कहा कि वो सीएए और एनआरसी का विरोध करते रहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मुद्दा इस बैठक में ये था तो उसकी मुखालफत सरकार की करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने क्या कहा कि हमें इस बैठक की जानकारी नहीं थी। जरूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने सभी दलों को निमंत्रण भेजा हो या नहीं पहुंच पाया हो, ये बाद के मुद्दे हैं। लेकिन प्रमुख मुद्दा यह था कि कांग्रेस पार्टी के लिए देश हित से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए सभी पार्टियों से सलाह मशवरा करने के लिए बैठक बुलाई थी कि भाई अगर सभी पार्टियां इस मुद्दे पर वो ये सोचती हैं कि वाकई देश हित में जो कदम उठा रही है भाजपा सरकार ये गलत है, तो इनका सभी को मिलजुल कर विरोध करना चाहिए, क्योंकि राजनीति अलग चीज है, देश हित अलग चीज है। लेकिन कोई भी इसमें कोई हमारे साथ आना चाहे तो स्वागत है, ना आना चाहे तो स्वागत है। कोई भी देश हित में आपकी क़यादत में आने को तैयार नहीं है। आप बात नहीं समझ रहे इमरान जी, उसकी भी वजह है विजय कौशिक जी। पचमढ़ी में आप प्रस्ताव पारित करते हैं, एकला चलो रे, अकेले चलेंगे। पचमढ़ी में आपका प्रस्ताव है कांग्रेस का, एकला चलो रे, और आज फिर सबकी जरूरत पड़ गई। या तो आप खुद तय कर लीजिए एकला चलना है, राजनीतिक रूप आप रहिए ना मोर्चे पर, कांग्रेस अकेले पार्टी अगर चुनाव में जाती है तो कांग्रेस की पॉलिसी सीधी सी है कि हम प्रदेशों में गठबंधन ना करके अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। इसमें क्या हर पार्टी की बाद में सरकार कांग्रेस ने सबकी बैसाखी पर ही बनाई है, जहां जहां पर इस वक्त बनी हुई है। आप झारखंड में भी हाल ही में वो चुनाव पूर्व का गठबंधन था। क्या बात आप कर रहे हैं? मैं लौट रहा हूं।